नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इस चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे ना, बहुत सारे इन्वेस्टरों का मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस आया ना कि सर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है ना, IRFC शेयर्स में हमने शेयर तो बाय किया है, लेकिन शेयर्स कहाँ पे बाय किया है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे। मतलब किसी ने बाय किया है 150 पे, किसी ने बाय किया है 160 पे, किसी ने बाय किया है 170। और जो अगर आप मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स को देखोगे ना, तो उन लोगों का आँख कब खुला है, जब शेयर्स 192 रुपये पे गया है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में अभी डीपली एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि इस शेयर्स में हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देखोगे ना, तो IRFC कंपनी करती क्या है। IRFC कंपनी जो है वो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया या रेलवे का कोई भी काम हो गया, तो वो उसको यहाँ पे फाइनेंस देने का काम करती है। मतलब अगर बजट देने का अगर काम होना, तो वो IRFC ही करेगा। मतलब हर एक सेक्टर का, हर एक का डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम करोगे तो आपको बजट कहीं और से मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कहीं और से मिलेगा, आपको काम कहीं और से मिलेगा। तो वही है IRFC हमारा, जो कि रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, IRFC उसमें एक अहम रोल अपना निभाता है। अब यहाँ पे हम लोगों का सवाल ये रहेगा ना कि शेयर प्राइस का टारगेट हम लोग कहाँ पे लेके चले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 2023 तो भूल जाओ, वो तो पार हो चुका है। 2024 में अभी हम लोगों को क्या रणनीति बनाना है वो सेट करना होगा। 2025 का क्या है कि जिसका लॉन्ग विज़न है, जो चाहता है कि नहीं मैं इसे होल्ड करके रखूँ, तो इलेक्शंस के बाद आपको जाहिर सा बात है PSU स्टॉक्स फिर से आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा, और सेम गवर्नमेंट कंफर्म है। और 2030 तक अगर किसी ने होल्ड किया तो फिर मत पूछो, फिर तो चांदी ही चांदी। मतलब कि आप समझ जाओ कि आप मार्केट में ढूंढ रहे थे सोना और आपको मिल गया हीरा। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ना हम लोग उसका परफॉर्मेंस देखते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी में अगर आप आंख मूंद के बिना एनालिसिस किए अगर आप एंट्री मारते हो ना, तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे लॉस हो सकता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है ना, कि मान के चलो आपने बस कंपनी का नाम सुन के उसमें इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और उसके बाद क्या हुआ कि वो कंपनी के बारे में आप कुछ जान ही नहीं रहे हो कि वो कंपनी करती क्या है, कैसी कंपनी है, क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एक अपना डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों का दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि जब तक सारी चीज़ें आप लोग समझोगे नहीं तो जानोगे नहीं। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि तेज़ी किस कदर बरकरार हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली। 52 वीक अगर आप लोग देखोगे तो 27 रुपये का शेयर अभी 52 वीक हाई 192 रुपये पे आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, तो 400% का रिटर्न हम लोगों को देखने को मिला है। मतलब अगर किसी ने 27 रुपये पे शेयर लिया होता, किसी ने 27 रुपये लगाया होता, तो उसका आज 192 रुपया बन चुका होता। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना फंडामेंटल्स के बारे में, तो फंडामेंटल्स को आप यहाँ पे अच्छे से समझो। फंडामेंटल्स में क्या है कि मार्केट कैपिटल है कंपनी का 1,93,218 करोड़ रुपये का, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.5%। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कमाई कितनी है, 4 रुपये 62 पैसे की कमाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बुक वैल्यू, देखोगे तो 36.92, अच्छी बात है। लेकिन डेब्ट टू इक्विटी, ये अगर आप जहाँ देख रहे हो ना, तो ये एक बहुत ही मतलब कि चिंता का विषय है। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें चिंता का विषय का क्या बात है, तो भाई साहब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। अगर कोई शेयर 150 रुपये है ना, तो उस शेयर्स में 8 रुपये 54 पैसे का तो कर्ज है। मतलब कि 8 रुपये का तो कर्ज है उसमें, तो उस शेयर्स का वैल्यूएशन निकल के आता है 142 रुपये, और आपके 8 रुपये उस शेयर्स में रिस्क में लगे हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब डेब्ट टू इक्विटी आप समझ सकते हो ना, ये कंपनी में थोड़ी आशंका पैदा करता है। और आने वाले टाइम पे जो लॉन्ग निवेशक रहते हैं ना, तो उन्हें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। खैर गवर्नमेंट का मेहरबानी है सब, जो कि ये सब सारी चीज़ें हो रही है, देखने को मिल रही है हम लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू पे अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है ना, ये देखो 2019 में कंपनी का था रेवेन्यू 11,000 करोड़ का, 2020 में 13, उसके बाद 2021 में 15, 2022 में सीधा 5 करोड़ का छलांग, और 2023 में अगर आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आएगा 3। मतलब कि सबसे ज़्यादा छलांग
हम लोगों को 2020-21 से 2022 में देखने को मिला। कितने करोड़ का छलांग? सीधा यहाँ पे 5000 करोड़ का छलांग हम लोगों को देखने को मिला ये दोनों के बीच में, ठीक है। ये सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-2 करोड़ का डिफरेंस है ये सब में, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा छलांग देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू में। खैर ठीक है, रेवेन्यू ऊपर नीचे होते ही रहता है कंपनी के डिसीजंस के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उस हिसाब से भी होना चाहिए था। तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट को अगर आप देखोगे ना अच्छे से, अगर आप समझोगे यहाँ पे, तो ये देखो आप 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 2200 करोड़ का, ठीक है। 2020 में 3000 करोड़ का, अच्छी बात है। इसमें भी 4000 करोड़ का, मतलब क्या? आप रेवेन्यू देखो, 2000 करोड़ में प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ का, इसमें भी 2000 करोड़ के रेवेन्यू में प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे कह रहा था ना कि छलांग देखने को मिला, तो यहाँ पे होना चाहिए था 5000 करोड़ का छलांग देखने को मिला। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ओवरऑल अच्छा हुआ। प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ? 2000 करोड़ का। लेकिन कुछ हम लोगों को डिफरेंस देखने को नहीं मिला, सेम अगर आप देखोगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना देखने को मिला? मात्र, और जबकि स्टॉक्स रॉकेट कब बना है? रॉकेट स्टॉक्स बना है यही क्वार्टर में रॉकेट्स बना है, मतलब यही 2022 से लेके यही 2023 में जो है हमारा स्टॉक्स रॉकेट बना है। और 2023 में ही अगर आप देखोगे तो कहाँ 6090 करोड़ का प्रॉफिट से कंपनी 2023 में सिर्फ 6337 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब कि 337 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक टेंशन का विषय है कि कंपनी अगर ओवरऑल लगातार यहाँ पे 1000 करोड़, यहाँ पे 1000 करोड़ समझ में आता है, यहाँ पे 2000 करोड़ समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आपको कम एटलीस्ट 2500 करोड़, एटलीस्ट 4000 करोड़, या ओवरऑल चलो ठीक है सिचुएशंस कितने भी बुरे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एटलीस्ट 1000 करोड़ का भी तो मिनिमम आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए था ना। लेकिन वो क्या कारण था कि 337 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट बन पाया। अब मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके बोलने लगेंगे ऐसे है वैसे है ये है वो है, तुझे देश का तरक्की देखा नहीं जा रहा। इसमें तरक्की देखने का बात नहीं है, मैं शेयर मार्केट का आदमी हूँ, अपने प्रॉफिट और एनालिसिस के हिसाब से ही बात करूँगा, ठीक है। देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसमें अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप आँख मूंद के कोई कंपनी में पैसे लगा दोगे और बाद में आपको नुकसान हो जाएगा, तो ये यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं, ठीक है। इससे अच्छा आप रेल विकास निगम बाय कर लो, उस पर मेरा व्यू जो है ना पॉजिटिव है। मैं फिर भी कह देना चाहता हूँ मैं सभी इन्वेस्टरों को अभी ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। जो मेरा यहाँ पे एनालिसिस है ना, मैं उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट बात करूँगा, ठीक है। मेरा किसी को हर्ट करने का और किसी कंपनी के बारे में अच्छा बुरा बोलने का मेरा कोई डिसीज़न नहीं है। बस बहरहाल मैं जिस हिसाब से काम करते आ रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस करके आप सभी लोगों को बताऊँगा। तो अब नेटवर्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेटवर्थ के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो नेटवर्थ में ओवरऑल कंपनी का जो है वो 5000 करोड़ नेटवर्थ साल दर साल बढ़ा है। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। तो ये हम बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार बढ़ते चला गया है और एक पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टरों को कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे? अब हम लोग बात करेंगे चैट के बारे में। और चैट पे आने से पहले आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे ये दिखा देना चाहता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप सभी लोग देख लो, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ें कंफर्म क्लियर हो जाएगी कि प्रोमोटर के पास ना मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 86% प्रोमोटर्स ने इस शेयर्स को होल्ड करके रखा है यहाँ पे। अब आप रिटेलरों को देखोगे तो रिटेल इसके बाद सबसे ज़्यादा आते हैं, और यही सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं लोगों का होता है, ठीक है। उसके बाद नुकसान हो जाने के बाद में बोलेंगे नहीं हमारा पैसा तो डूब गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे FIIs को देखेंगे ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, तो उनका स्टेक्स बहुत कम है, डोमेस्टिक का भी बहुत कम है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स वालों का बोलेंगे तो उनका तो कहना ही नहीं है। मतलब ये वो खिलाड़ी होते हैं ना, भले आपको इन्वेस्टमेंट देंगे 1-2 साल में देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे तगड़ा इन्वेस्टमेंट देंगे, बहुत ही तगड़ा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के तरफ से। लेकिन आखिर क्या बात है कि म्यूचुअल फंड्स का ध्यान इन सारे स्टॉक्स पे नहीं जाता है?
बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स का ध्यान इन सारे स्टॉक्स पे जाता है, लेकिन वो रिस्क रेशियो भी लेके वहाँ पे चलते हैं। ई कि नहीं अंधों के जैसे बस भाग रहा है, बस पैसा लगा दो। अभी अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टॉक्स, कबाड़ी वाले शेयर, अभी आप देखोगे ना तो रिलायंस पावर हो गया और भी स्टॉक्स हो गए हैं, उन सारे स्टॉक्स पे रिटेलरों की नज़र मतलब दौड़ी पड़ी हुई है। मतलब वो लोग एकदम अंधों के जैसे बाई कर रहे हैं। अरे यार कंपनी को देख लो, वो कहाँ से गिर के कहाँ आया है और क्या किस उम्मीद से आप लोग उसे बाई करके उठा रहे हो। आखिर क्या कंपनी में कुछ है खास है? उसका मालिक खुद बैंकरप्ट बना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल चार्ट पे बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है IRFC का, और क्लियरली मैं यहाँ पे मेंशंस करूँगा कि ये जो स्टॉक्स का भागने का जो रीज़न है ना, मैं यही कहूँगा कि लकीली भागने का एक रीज़न है। क्योंकि 2023 में मार्केट में जिस कदर बुल रन देखने को मिला ना, वो उसी का नतीजा है यहाँ पे। और जनवरी में भी सेम हम लोगों को ऐसा देखने को मिला। मतलब 5 दिन का अगर आप चार्ट देखोगे तो 1% का रिटर्न, 1 महीने में 4% का रिटर्न, 6 महीने में ऑलमोस्ट पैसे यहाँ पे आपके डबल हो चुके हैं। उसके बाद ईयर टू डेट मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक तो ऑलमोस्ट आपके पैसे 50% बन चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं यहीं पे 1 ईयर में जाऊँगा तो 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने आपको यहाँ पे 400% का ओवरऑल रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या देखना है कि 1 डे में स्टॉक्स ने अपना हाई बनाया 192 रुपये का। स्टॉक्स ने अपना हाई बनाया 192 रुपये का। ऑलमोस्ट इस कंपनी को ना, अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेना है तो एंट्री आपको कब लेना है, स्टॉक्स कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं, ठीक है। 140 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 145 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 147। तो स्टॉक्स को अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है 140 से लेके 150 के बीच में ये कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। जैसे ही 150 का आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखना, जैसे ही स्टॉक्स 150 और 155 के आंकड़े को पार करेगा ना, तब एक एंट्री का मौका बन सकता है और तब वहाँ से हम लोग का टारगेट 200 रुपये का लेके चल सकते हैं। और जाहिर सा बात है 150 155 टूटेगा तो 200 रुपये का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे इजीली देखने को इस स्टॉक्स में मिल जाएगा। और इसी को बोलते हैं मतलब कि एकदम चिल के जैसे एंट्री मारो बाज के जैसे और झपटो और निकलते बनो मार्केट से। यही एक फंडा है सबसे अच्छा खासा, ठीक है। अभी नन परफॉर्मेंस का इसका रीज़न क्या है कि अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना, अब जितने भी PSU स्टॉक्स को उठा लो, अभी मार्च के महीने से अप्रैल मतलब मार्च के महीने से उन सभी का जो ये है ना, उन सभी लोगों में कंसोलिडेशन चालू हो गया है। और अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा खासा हम लोगों को देखने को मिला। तो वही एक सबसे बड़ा रीज़न है। मैं यहाँ पे फिर से आप सभी लोगों को लेवल्स बता देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का ये इरादा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप लोग स्टॉक्स को अंधों के जैसा यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देखोगे ना, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 150 से लेके 155 के बीच में इस स्टॉक्स को क्रॉस होने देना चाहिए। अगर 155 क्रॉस होता है तो मेरा ये जहाँ तक ये मानना है कि टारगेट 200 हम लोगों को पक्का देखने को मिल जाएगा। इरडा में भी यही हो रहा है। स्टॉक्स मैनिपुलेशन खुलेआम चल रहा है फ्रेंड्स, खुलेआम। अगर इरडा में आप देखोगे तो खुलेआम गिराया जा रहा है, फिर खुलेआम स्टॉक्स को उठाया जा रहा है, फिर गिराया जा रहा है, फिर स्टॉक्स को उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी किसी मिलियनेयर बिलियनेयर से कम नहीं है, होंगे वो कोई जो इस तरह के मैनिपुलेशन का काम कर रहे होंगे, ठीक है। उस पर मैं डीपली जाना नहीं चाहता। आई होप आप सभी लोगों को IRFC का ये फंडा पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला होगा स्टॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना जिसके पास भी IRFC का होल्डिंग है, ताकि वो ज़्यादा पैनिक ना हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिले, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।